हसन निसार साहब, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। अब हमास के पीछे हटने के बाद गाजा में अगर जंग जारी रहती है तो अब जिम्मेदार कौन ठहरेगा? यार आप तो खालिस पंजाबन हो, आपने सुना होगा आटा गूंदी हिल्दी क्यों है? सुना है कभी? जी जी सुना। सहूनियत कल कोई और बहाना इजाद कर लेगी। सहूनियत कल कोई और बहाना, तो आटा गूंदी हिल्दी क्यों? बस कोई जो आज कोई और दुनिया कल भी उसके सामने बेबस और खामोशी खड़ी है। अमेरिका, मेरी बात सुन लेना पहले पूरी, लेट मी कंप्लीट। अमेरिका को तो अलग कर दो, लेकिन सहूनियत अपने रॉथशील्ड एजेंडा, अब वो क्या है, इसके लिए 7 घंटे का लेक्चर दरकार है। अपने रॉथशील्ड एजेंडे पे कायम रहेगी सहूनियत। उससे सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है और वो होनी नहीं, वो है आलम इस्लाम का इत्तेहाद, लेकिन बेकार। मतलब मेरे जैसे अपाहज माजूर जिन्हें भी इकट्ठे हो जाएं, उसके लिए वो इकबाल का मिसरा, उसके चंद मिसरे वाकई काम के हैं। पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करो, और आजकल इसकी डेफिनेशन है साइंस और टेक्नोलॉजी। ये होना नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं होना, सिलसिला जारी रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। हसन निसार साहब ने तो चंद लफ्जों में जैगन साहब जो कह दिया, मगर अमेरिका से ट्रंप तो बहुत आवाज़ें उठाते रहे, बड़े प्लान, बड़े रोड मैप्स देते रहे हैं। अब हमास पीछे हट रही है तो अमेरिका का कोई किरदार होगा फ़लस्तीन गाज़ा में अमन के लिए, या वाकई कोई नया जवाब यानी कि आटा हिल्दी गुंदी हिल्दी क्यों वाला मामला ही चलता रहेगा? अच्छा, अमेरिका में ग़ुलामी के मौजू पर एक बहुत मशहूर नावल है, उसका नाम है रूट्स, एलेक्स हीले का। उसमें ग़ुलाम प्लान बना रहा है भागने की, आज़ाद होने के, और उसका साथी उसको ख़बरदार करता है कि वो तुम्हें मार देंगे। तो वो कहता है अगर मैं मर जाऊंगा तो आज़ाद हो जाऊंगा। फ़लस्तीनियों की आज़ादी उनकी मौत में लिख दी गई है। हमास उनको मौत के ज़रिए आज़ादी दिलाती है, और सहूनियत ने तो तहिया किया हुआ है कि उनका कत्लेआम करना है, उनका वजूद ही ख़त्म कर देना है, ताकि जो रियल एस्टेट है उनकी ज़मीन जहाँ पर वो हज़ारों साल से बैठे हैं, कि उन पे कब्ज़ा कर सकें। क्योंकि कॉलोनियल एक कॉलोनी है ना जी, सेटलर कॉलोनी है, और सेटलर कॉलोनी में तो यही होता है, जो रहने वाले उन्हें तबाह किया जाता है। हमास ने बहुत अच्छा किया, उसने एक बड़ा जवाज़ जो था तामीर और तरक्की ना शुरू करने का, उसको ख़त्म कर दिया है। अमेरिका को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है कि अब आओ और करो काम, रिकन्स्ट्रक्शन करो। ट्रंप साहब जो बड़े बड़े तुम वादे कर रहे थे कि मैं यहाँ ये बना दूंगा और वो बना दूंगा, तो उनको करो। अभी तो $70 बिलियन की तबाही फेरी है ना, कत्लेआम ही किया है ना, तो अब आके ज़रा रिकन्स्ट्रक्शन भी करके दिखाओ। सबसे पहले तो उसके लिए अपने लाडले से इजाज़त लेनी होगी, इसराइल की इजाज़त दरकार होगी। इसराइल बिल्कुल इजाज़त नहीं देना चाहेगा। इसराइल नहीं चाहेगा कि टेक्नोक्रेट्स की जिस कमेटी ने इंतज़ाम संभालना है, अगरचे वो बड़ी फर्माबरदार कमेटी है, वो आके यहाँ इंतज़ाम संभाले, और उसके पास बहाने मौजूद हैं। वो पहले ही मुतालबे कर रहा है कि हमास हथियार डाले। देखिए, हमास ने सिविलियन कंट्रोल हवाले किया है। वो कह रहे कि मैं गवर्नमेंट छोड़ रही हूँ, गवर्नमेंट को आके संभाल लो। उसने हथियार छोड़ने का ऐलान नहीं किया। इसराइल कह रहा है हथियारों को भी छोड़ो, टनल्स को भी हमें ख़त्म करने की इजाज़त दो, और सिक्योरिटी को भी हमारे हवाले करो। इस पर हमास का मुतालबा ये है कि इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद इसराइल पीछे हट जाएगा। जो बुनियादी मुतालबे फ़लस्तीन के हैं, फ़लस्तीनियों के हैं, वो पूरे होंगे, क्योंकि इस वक्त गज़ा के 70% इलाके पर इसराइल का कब्ज़ा है। तो यहाँ से मसला हल नहीं होगा, लेकिन कम अज़ कम हमास ने एक अच्छी मूव की है, ठीक हो, और दुनिया की नज़र में एक बहुत अहम सवाल खड़ा कर दिया है। अब पूरी दुनिया पूछेगी अमेरिका और इसराइल से कि अब क्यों नहीं बढ़ते, कत्लेआम तो करने का तो बड़ा शौक था। में तो हैरानकुन किस्म की डेवलपमेंट है, और हमास का अपने तौर पे इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाना या छोड़ देना या उसको साइड पे कर देना एक ऐसा कदम है जिसकी आवाज़ बड़े अरसे से जब भी बात की जाती है कहीं पे भी हमास के मुस्तकबिल की या अमन की, तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जिसको कहा जा रहा था कि हमास को ये करना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा है,
और दूसरा हिस्सा ये है कि क्या मगरबी पट्टी जो है वेस्टर्न बैंक, क्या वेस्ट बैंक के अंदर भी यही इसी किस्म का मामला, जहां पर ये कहा जा रहा था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो हुकूमत है उसको हटा के वहां पे भी एक टेक्नोक्रेटिक ऑल्टरनेट निज़ाम लाया जाए। अब इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि क्या इसराइल का असर रसूख इतना होगा कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत वहां पर ला पाएगा और उसके बाद फिर अपनी मर्जी के मामला वहां पे चला पाएगा, यानी कोई ना कोई एक जैसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज किस्म का वहां पे गवर्नेंस का निजाम बनेगा। हमास क्या अपनी उस तमाम हथियार छोड़ने के बाद, ये छोड़े या ना छोड़े, और कहा जा रहा था कि उनको जम किया जाएगा एक पुलिस फोर्स के अंदर जो कि हमास का लॉ एंड सिस्टम का कानून का संभालेगी। अच्छा, लेकिन अगर ये चीजें कितनी आसान है करनी, लेकिन इसका बजाते खुद पहला काम हो जाना ही मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अंदर क्या सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये दोहा के अंदर जो बातचीत हुई ईरान और अमेरिका के बीच में उसका शाखसाना है, जबकि हमारे सामने ना आते हुए एज एन इशू ये, लेकिन वहां पे किसी किस्म की गुफ्तगू हुई और अमेरिका ने ये कहा कि इसको आप कीजिए ताकि हम मुकम्मल अमन की तरफ जा सकें। क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? अच्छा, और इसके ऊपर फिर ये काम हुआ, यानी ईरान के कहने पे या उनकी मर्जी से ये काम हुआ। और दूसरी बात ये कि ये जब हो जाता है तो टू स्टेट की जो ऑप्शन थी, क्या वो अब खत्म हो जाएगी? और अगर इस एक और हुकूमत को वहां पर कायम किया जाता है जो कि मगरबी पट्टी और गजा दोनों के अंदर एक हुकूमत होगी या उसका एक दूसरे का हिस्सा होंगे, तो क्या उस सूरत में उनकी कितनी सॉवरेंटी या कितनी उनकी इंडिपेंडेंस होगी? ये सवालात हैं जिनका जवाब इस वक्त नहीं है, लेकिन वजाते खुद ये कदम क्या शहजाद साहब इजराइल एक कदम पीछे हटेगा? अमेरिका अमन को इंश्योर करने की एक प्रैक्टिकली कोशिश करता नजर आएगा? नहीं, इजराइल कभी नहीं हटेगा। देखिए, इजराइल की जो इंटरनल डायनामिक्स हैं जंग की, वो इस तरह की हैं, या उसकी हुकूमत की जो सियासत की कि वो जंग के ऊपर बुनियाद बना के अपने आप को कायम रखे हुए है। अक्टूबर में उसके इलेक्शंस हैं और ये जो नेतन्याहू साहब हैं, ये नेतन्याहू कर ही जंग इसलिए बढ़ाता जा रहा है एक से दूसरे से तीसरे जंग के अंदर, ताकि वो जो इलेक्शंस हैं उनको डिले करके, लेकिन अब इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। अब बात आ गई है उन इसराइली अवाम की कि क्या वो सोच सहूनियत की लेके चल रहे हैं या एज एक स्टेट जो कि यहूदी स्टेट है उसमें से फर्क क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। वहां पर ऐसी आवाजें हैं जो कि चाहती हैं कि जंग को बंद किया जाए, लेकिन इस वक्त जो ताकतवर आवाजें हैं, जो गालिब आवाजें हैं, क्या वो होंगी जो कि इस वक्त नेतन्याहू और उसके इत्तेहादी जो है वो लेके आगे सामने आ रहे हैं, या वो आवाजें जो कि दबे दबे या कहीं ना कहीं से आ रही हैं, चाहे वो अमेरिका की अपनी ज्यूरी ही क्यों ना ये बात कर रही हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जब तक मामला इंटरनल है, मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल से रुकेगा अगर नेतन्याहू वहां पर अपनी वजारत कायम रखने में कामयाब हो जाता है। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, एक जवाब जो इजराइल देता रहा हमास के होने का और उस इख्तिदार के होने का, वो हमास ने छोड़ दिया है। क्या इजराइल पीछे हटेगा या कोई नया बहाना तलाश करेगा, और क्यों नया बहाना तलाश करेगा? तो फिर अमेरिका का किरदार क्या इस सूरत हाल में? अच्छा, अमेरिका का तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंटरेस्ट है कि किसी न किसी, अमेरिका का भी नहीं, लेट मी पुट इट दिस वे, कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक पर्सनल स्टेक है इसके अंदर। उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि इसका कोई ना कोई हल निकले, क्योंकि इसका हल जो है वो दैट इज अ क्लियर शॉट एट नोबेल पीस प्राइज। और आपको पता है कि वो इतने शौकीन है नोबेल पीस प्राइज के, वो दूसरों से भी छीन लेते हैं उसके। लेकिन ये जो इवेंट है, हमास की जो अनाउंसमेंट है, क्या इससे कोई तब्दीली आएगी? देखिए, इसको देखने का एक तरीका ये है कि हम पाकिस्तान में अच्छा अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक जौहरी सतह के ऊपर तब्दीलियां नहीं होंगी। हम ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसीलिए ना कि मौजूदा सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि जब तक उसकी बुनियादें ही नहीं बदलेंगी और ऊपर से कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल कोई फर्क है। वहां पर भी जब तक एक बुनियादी ये सारी की सारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसका सहारा लेकर इजराइल वो जो कर रहा है पिछले कई सालों से कई दहाइयों से कर रहा है, जबकि सारे का सारा वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही तब्दील होगा, कैसे इजराइल जो है उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी? देखिए, इससे कतई नजर वहां पर इलेक्शन हो ना हो इस साल अक्टूबर में, अगले साल अक्टूबर में हो, जब भी हो, ये प्रॉब्लम जो है ये हमास उसकी जो उसके पास हथियार है, ये उसका नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है ये इजरायली ज़ायनिस्ट फिलॉसफी का है, और जब तक वो ज़ायनिस्ट फिलॉसफी है उसको दुनिया में हिमायत है, या खामोश या एक्टिव हिमायत है। और दुनिया अगर खामोश रहती है जितना अभी तक हो रही है इजराइल की सारी हरकतों के ऊपर, तो कैसे हमास कुछ कर ले? ठीक है, इन द शॉर्ट टर्म ये हमें बातें करने के लिए एक मौका मिल जाएगा कि ये प्रेशर बढ़ेगा इजराइल के ऊपर या कुछ होगा। बुनियादी तौर पे मैं नहीं समझता कि कुछ बदलने वाला है।